नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के एक पवित्र धाम, देवों के देव महादेव की नगरी यानी कि केदारनाथ धाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम जाने के बारे में सोच रहे हैं और ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि कैसे प्लान करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केदारनाथ धाम तक हमें कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, साधन कौन कौन से अवेलेबल हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, टोटल खर्च कितना आएगा और वहां जाने का सबसे सही समय कौन सा है, या फिर यूं कहें कि केदारनाथ धाम जाने के लिए जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको अपनी यात्रा की शुरुआत कहां से करनी है। सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, और अगर आप फ्लाइट से आने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपको पहुंचना होगा उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून एयरपोर्ट। अब हम हरिद्वार तक आ गए हैं या फिर यूँ कहें देहरादून पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है फाटा या फिर सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो दूरी है वो करीब 220 किलोमीटर है, और अगर आप फाटा जाना चाहते हैं तो वो पड़ेगा करीब 200 किलोमीटर। दरअसल होता ये है कि कभी कभी सोनप्रयाग में होटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए हम फाटा में भी स्टे ले लेते हैं। अगर आप बिल्कुल पीक सीज़न में जाते हैं तो कभी कभी फाटा में भी स्टे करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो हम गुप्त काशी में भी अपना स्टे ले सकते हैं। दोस्तों होता ये है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत जैसे ही होती है और मई जून का जो टाइम होता है वो इतना ज़्यादा पीक सीज़न होता है कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप जहाँ भी जाएं आपको होटल्स वगैरह ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम सामने आती है। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अपना प्रोग्राम किस महीने में बना रहे हैं। हरिद्वार से फाटा या सोनप्रयाग आने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है बस। हरिद्वार से काफ़ी सारी प्राइवेट बसेस चलती हैं। यहाँ एक पर्सन का करीब 1000 से 1200 तक का टिकट चार्ज लगता है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है टैक्सी, जो कि 4000 से 6000 में आप बुक कर सकते हैं। अगर आप बड़ी गाड़ी जैसे इनोवा वगैरह बुक करते हैं तो करीब 6000, या फिर अगर आप छोटी गाड़ी चुनते हैं तो आपकी गाड़ी करीब 4000 में बुक हो जाएगी। ये रेट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं क्योंकि टैक्सी वाले पीक सीज़न में थोड़ा चार्ज बढ़ा देते हैं। ये आपको सोनप्रयाग या फाटा तक पहुंचा देंगे। ये पहला दिन आपका 8 से 9 घंटे का सफ़र तय करने में निकल जाएगा, क्योंकि रास्ते में भी कुछ स्पॉट्स आपको मिलते हैं जैसे कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और साथ ही में आप देख सकते हैं धारी देवी मंदिर। ये मंदिर गंगा नदी के बीचों बीच है और काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सब देखते हुए आप शाम तक पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग या फिर फाटा। आइए अब ज़रा ये देख लेते हैं कि इस रूट में ठहरने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों इस रूट में आपको डीलक्स होटल तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको नॉर्मल और छोटे होटल्स या फिर स्टैंडर्ड होटल्स मिल जाएंगे, जिसके कॉस्ट अगर हम देखें तो 1000 से 1200 तक पड़ेंगे। खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ऐसा रहेगा आपका पहला दिन। अब हम आते हैं दूसरे दिन पर। तो दोस्तों इस दिन आपको सुबह सुबह लेनी होगी शेयरिंग जीप, जो कि आपको लेकर जाएगी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर की है, और ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको उत्तराखंड की शेयरिंग गवर्नमेंट टैक्सी लेनी पड़ जाती है। प्राइवेट व्हीकल्स का आवागमन यहाँ नहीं होता है क्योंकि रास्ते बहुत चौड़े नहीं हैं। गवर्नमेंट टैक्सी ही यहाँ चलती है। यहाँ आपको टैक्सी में 50 से 60 रुपए का चार्ज पर हेड देना होता है, और करीब 8 लोग एक बार में टैक्सी से गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको करीब 15 मिनट का समय लगता है और आप पहुँच जाते हैं गौरीकुंड। और दोस्तों गौरीकुंड ही वो जगह है जहाँ से आपको केदारनाथ धाम तक जाने के लिए पैदल ट्रैकिंग करनी है। यहाँ से ही आपके ट्रैक की शुरुआत होती है, और ये ट्रैक आपको करीब 19 से 20 किलोमीटर का पड़ जाता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग ही अपने होटल से निकल जाएं, और कोशिश करें कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच में अपनी पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये ट्रैक लंबा है, और अगर आप बहुत जल्दी भी पहुंच जाते हैं तो करीब 10 घंटे में पहुंचेंगे। ये समय 11 से 12 घंटे भी हो सकता है
अगर आप थोड़े एजेड हैं या फिर आप ग्रुप में हैं। ये तो रही पैदल ट्रैक करने वालों की बात। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं या फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप यहाँ घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं, जो कि बस केदारनाथ धाम तक जाने का 2500 से 3000 रुपये तक का चार्ज आपसे करेंगे। वहीं रिटर्न आने का वो करीब 2000 से 2200 रुपये चार्ज करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है पालकी और पिट्ठू का। ये लोग आपसे आपके वजन के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर आपका वेट 70 से 80 केजी तक है तो सिर्फ जाने का ये आपसे 8 से 9000 रुपये चार्ज करेंगे। एक और ऑप्शन आपके पास होता है और वो है हेलीकॉप्टर का, जो कि आपको मिनटों में केदारनाथ धाम पहुंचाता है। लेकिन इस ऑप्शन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टिकट बुकिंग की, जो कि आसानी से सबको नहीं मिलती है। विंडो ओपन होते ही चंद मिनटों में सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती हैं। हेलीकॉप्टर की सर्विस भी आप 3 जगहों से ले सकते हैं। एक होता है सिरसी से, जो कि सोनप्रयाग से 2-3 किलोमीटर आपको आगे जाना होता है। दूसरा ऑप्शन फाटा से है, वहाँ भी हेलीपैड है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है गुप्तकाशी का, जो कि सोनप्रयाग से भी 45 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो अगर आपने पहले से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर रखी है तो आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपने हेलीपैड तक पहुँचना होता है और वहाँ से आप सीधा केदारनाथ धाम पहुँच जाते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करने के लिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप अपनी टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। जैसे ही ये पोर्टल ओपन हो आपको फटाफट अपनी बुकिंग करा लेनी चाहिए। अगर कॉस्ट की बात करें तो सिरसी और फाटा से आपकी हेलीकॉप्टर टिकट 5000 से 5500 रुपये तक की, और गुप्तकाशी से अगर आप टिकट लेते हैं तो आपका किराया 8000 रुपये तक रहेगा। ये टिकट आपको खुद ही निकालनी चाहिए और आप ऑनलाइन ही ट्राई करें। ज़्यादा ऑफलाइन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई तरह के फ्रॉड्स के मामले भी देखने को मिलते हैं। वैसे भी 90% टिकट की बुकिंग ऑनलाइन ही होती है। बस आपको टाइम टू टाइम ऑनलाइन पोर्टल चेक करते रहना होगा, क्योंकि पोर्टल ओपन होते ही चंद मिनटों में सारे टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट होते हैं। और हाँ, केदारनाथ धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग 1 वे नहीं होती। ये किराया आपके आने और जाने दोनों तरफ का है। तो दोस्तों, ये था आपका डे 2, जिस दिन आप शाम के 7 से 8 बजे तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। अब यहाँ आप इतना लंबा ट्रैक करके आए हैं तो आपको थकान तो हो ही जाएगी। अब यहाँ अगर हम होटल्स की बात करें तो आप चाहें तो केदारनाथ प्रांगण के आसपास ही होटल बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा होटल्स तो नहीं दिखेंगे, फिर भी मान के चलिए कि 30 से 40 होटल्स तो मिल ही जाएंगे, जिसका किराया एक कमरे का 2500 से 3000 रुपये तक लग सकता है। इसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होगा। वैसे आप कोशिश करें कि यहाँ की बुकिंग आप ऑनलाइन पहले से ही कर लें, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है टेंट हाउस का, जो कि मिलता है GMVN के द्वारा। GMVN का टेंट लेने के लिए भी आपको GMVN की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुक करना होगा, या फिर आप चाहें तो आपको प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे। और अगर खाने पीने की बात करें तो खाने पीने के लिए यहाँ अन्नपूर्णा प्रसादालय है, जो कि GMVN के द्वारा संचालित की जाती है। यहाँ आपको 200 रुपये में थाली मिल जाएगी। तो यहाँ खत्म होता है हमारा डे 2। अब दोस्तों, डे 3 में आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए करीब 4 बजे और फ्रेश होकर आकर लग जाइए महादेव के दर्शन करने वाली लाइन में। दोस्तों, आपको लाइन में थोड़ा मोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। करीब 5 बजे सुबह की आरती होती है, तो अगर आप टाइम से लाइन में लग गए तो आपको मॉर्निंग आरती के भी दर्शन हो जाएंगे। तो आप आराम से भोलेनाथ के दर्शन करिए, मंदिर प्रांगण में थोड़ा वक्त बिताइए, और अगर आप चाहें तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ट्रैक करके भैरव मंदिर भी जा सकते हैं, और फिर वापस अपने होटल या टेंट जहाँ भी आप रुके थे वहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल जाइए वापस सोनप्रयाग की तरफ। वापस आने में करीब आपको 6 घंटे का समय लगेगा। ये समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप शाम तक सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। अब उस दिन आप सोनप्रयाग में ही अपना स्टे रखिए। अब अगली सुबह यानी कि डे 4 पर आपको ब्रेकफास्ट करके निकल जाना है हरिद्वार या फिर देहरादून के लिए। बसेस आपको सोनप्रयाग या फाटा से मिल जाएंगी और आप पहुंच जाएंगे हरिद्वार। देहरादून जाने के लिए डायरेक्ट बस मिलने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे में आप ऋषिकेश तक बस से जाके आगे देहरादून तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये यात्रा आपकी 3 नाइट्स एंड 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगी।
अब अगर यात्रा पर आने का बेस्ट टाइम देखें तो दोस्तों बेस्ट टाइम मेरे एक्सपीरियंस से सितंबर एंड अक्टूबर का महीना होता है, क्योंकि मई जून में आपको यहाँ बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। चारों धामों में से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस केदारनाथ धाम के लिए ही होते हैं और जुलाई अगस्त में आप मॉनसून में फंस सकते हैं। इन इलाकों में लैंडस्लाइड का भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। होटल्स वगैरह भी रीजनेबल रेट्स में आपको सितंबर अक्टूबर महीने में मिल जाएंगे। मॉनसून का सीज़न आपको अवॉइड ही करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।